Dear students, I welcome you all on AEC Plus Digital Platform of Advanced Engineering Classes. अभी हमने यूनिट नंबर 2 टाइप्स ऑफ एस्टीमेट कॉन्ट्रैक्ट टेंडर्स हमने इसको स्टार्ट किया था, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। लास्ट में आपको याद होगा तो जब हमने प्लिंथ एरिया एस्टीमेट पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि प्लिंथ एरिया पर काफी क्वेश्चंस आते हैं। तो प्लिंथ एरिया क्या होता है, फ्लोर एरिया क्या होता है, कारपेट एरिया, यूजफुल एरिया, सर्कुलेशन स्पेस क्या होता है, ये सब पर मैं एक लेक्चर लेकर आऊंगा। तो आज का हमारा वही सेशन है और आप यकीनन मानिए कि जब जूनियर इंजीनियर एग्जाम्स के अंदर क्यूएससी आता है तो एक दो क्वेश्चन तो एरियाज पर आते ही आते हैं। तो आज का जो हमारा सेशन है आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरिया, बिल्डिंग से संबंधित कितने प्रकार के एरिया होते हैं उनको डिस्कस करने जा रहे हैं और उनसे क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो अभी टारगेट सीरीज चल रही है एसी प्लस यूट्यूब चैनल पर, यहाँ पर सोमेन सर्वे कंप्लीट हो चुका है। 12 बजे एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, 4 PM पर इन्वायरमेंटल, 5:30 पर फूड मैकेनिक्स एंड 6:30 पर अभी रेलवे इंजीनियरिंग चल रहा है। और यहाँ पर जो भी हम डिस्कस करते हैं मंडे टू फ्राइडे, उसका सैटरडे पर हम जो चर्चा वाला सेशन है वो लेके आते हैं, जिसमें हम डाउट्स और काफी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। साथ में मंडे के दिन, संडे के दिन जो मैराथन सेशन होता है उसके अंदर हम प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के टेक्निकल पार्ट को डिस्कस करते हैं। तो इस अपकमिंग संडे के अंदर डीडीए जेई का पेपर का हम एनालिसिस करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ एरिया। तो एरिया को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कितने प्रकार के एरिया हमें यहां पर पढ़ने हैं। पहला है हमारे पास प्लॉट एरिया, दूसरा है हमारे पास प्लिंथ एरिया, एक है फ्लोर एरिया, एक है कारपेट एरिया, और एक है सेटबैक एरिया, और एक है सर्कुलेशन एरिया। तो जरा एक बार समझते हैं ध्यान से बेसिक अप्रोच को। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक सपोज मान लीजिए कि कोई टोटल एरिया है जिस पर हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लॉट एरिया। ठीक है। अब इसमें सपोज मान लीजिए कि हम जो कंस्ट्रक्शन है वो इतने कुछ पोर्शन में यहां पर करने वाले हैं। ठीक, इसमें हमारा इफेक्टिव कंस्ट्रक्शन होगा। अब उसमें से यहां पर ये जो टोटल एरिया है इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे प्लॉट एरिया। क्या बोलेंगे, प्लॉट एरिया। टोटल जितना भी, इसमें से जो ये हमने ओपन स्पेस यहां पर छोड़ रखी है, साइड में जो छोड़ रखी है, बैक में जो छोड़ रखी है और फ्रंट में जो छोड़ रखी है, इस ओपन एरिया को, इस ओपन स्पेस को सेटबैक एरिया बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोला जाता है सेटबैक एरिया। तो ये सेटबैक डिस्टेंस है। मिनिमम डिस्टेंस जो आगे की तरफ मतलब साइड में होती है वो 1 मीटर होती है, साइड में जो होती है ये 1 मीटर होती है, ये वाली भी 1 मीटर होती है, और ये लगभग 2 मीटर के आसपास होती है। अब इसके बाद जितना पोर्शन ये आपको जो दिख रहा है, ये यहां पर क्या है, ये हमारे पास सुपर स्ट्रक्चर वॉल है और ये ब्रिक वॉल है। यहां पर सपोज मान लीजिए डोर आ रहा है और ये ऐसा पूरा आपका बिल्डिंग है जिसमें मेन मकान कंस्ट्रक्ट हुआ। तो ये जो एरिया दिख रहा है इसको हम बोलते हैं प्लिंथ एरिया। और प्लिंथ एरिया में हम आउटर डायमेंशन कंसिडर करते हैं। मतलब जब हम प्लिंथ एरिया डिफाइन करेंगे तो दीवार से बाहर तक की लंबाई, आउट टू आउट और आउट टू आउट विड्थ, ये पूरा जो एरिया आएगा ये प्लिंथ एरिया होगा। अब इस प्लिंथ एरिया में अगला जो इतना पोर्शन आपको दिख रहा है जिसको मैं ग्रीन से शेड कर रहा हूं, जिसमें हमारा वॉल का एरिया इंक्लूडेड नहीं है, वॉल के एरिया को मैं एक्सक्लूड कर देता हूं। तो ये जो हमारा एरिया आपको दिख रहा है इसमें टाइल्स लगेंगी इतने में, तो इस एरिया को हम बोलते हैं फ्लोर एरिया, जिसमें टाइल्स लगेंगी। अब इस फ्लोर एरिया मतलब एक हो गया प्लॉट एरिया, मतलब टोटल एरिया ऑफ दी बिल्डिंग, उसमें से प्लिंथ जितने में इफेक्टिव कंस्ट्रक्शन होगा। देन फिर फ्लोर एरिया, अगर दीवार का एरिया हटा दे तो जो जहां टाइल्स आएगी वो फ्लोर एरिया, उसमें आपका किचन, स्टोर रूम, ड्राइंग रूम, हॉल, वॉशरूम, बाथरूम सब आ जाएगा। सर्कुलेशन स्पेस, फिर साथ में लिफ्ट या स्टेयर्स, ये सब उसमें आ जाएगा।
अब कारपेट एरिया की बात करते हैं। तो कारपेट एरिया में क्या है, जितना भी फ्लोर एरिया है, इसमें से फ्लोर एरिया में से अगर हम किचन, स्टोर रूम, बाथरूम, सर्क्यूलेशन एरिया, ये अगर हम सब हटा दें फ्लोर में से, जो फ्लोर एरिया है जहां जहां टाइल्स लगी है, उसमें से हम एक रूम से दूसरे रूम में जाने के लिए जो स्पेस यूज करते हैं वो सर्क्यूलेशन स्पेस है, जो सर्क्यूलेशन एरिया होता है। स्टेयर्स हैं, सीढ़ियां हैं, बाथरूम है, स्टोर रूम है, किचन है, जहां हम रहते नहीं है। हम सीढ़ी पे रहते नहीं है, हम स्टेयर्स पे रहते नहीं है, हम बाथरूम में नहीं रहते, हम ना स्टोर रूम में रहते हैं, हम किचन को यूज करते हैं, बाथरूम को यूज करते हैं, स्टोर रूम को यूज करते हैं, स्टेयर्स को यूज करते हैं, सर्क्यूलेशन एरिया को यूज करते हैं, रहते नहीं है। तो जहां हम रहते हैं वो क्या हो जाएगा, वो हमारा ड्राइंग रूम हो जाएगा, हॉल हो गया, बेडरूम्स हो जाएंगे। तो ये जो है जहां हम रहते हैं, जिनको हम यूज करते हैं, जहां हम रह सकते हैं, जो लीवेबल हैं, उसको कारपेट एरिया कहा जाएगा। ठीक, वहीं पर सेटबैक एरिया क्या है वो आपको पता है, और सर्क्यूलेशन एरिया जो एक रूम से दूसरे रूम में जाने में हमारी हेल्प करेगा, या एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर में जाने में हमारी हेल्प करेगा, ऐसे एरिया को हम सर्क्यूलेशन एरिया बोलते हैं। जैसे अगर वन फ्लोर टू अदर फ्लोर की बात है तो क्या हो जाएगा, लिफ्ट, एस्केलेटर्स जो मॉल में होते हैं, या फिर स्टेयर्स। और एक रूम से दूसरे रूम मतलब जो हॉरिजॉन्टल, जो जिसको वरांडा बोलते हैं, जो एक रूम से दूसरे रूम के बीच में जगह है, उसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल सर्क्यूलेशन एरिया। तो ये है हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरिया। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि आपका जो प्लिंथ एरिया है वो कितना होता है, प्लिंथ एरिया में क्या इंक्लूड करेंगे, क्या नहीं करेंगे, फ्लोर एरिया की डेफिनेशन क्या है, सेटबैक एरिया कितना रखते हैं, जो प्लिंथ एरिया है वो फ्लोर एरिया से कितना ज्यादा होता है, ठीक है, सर्क्यूलेशन स्पेस जो होता है वो प्लिंथ एरिया का लगभग कितना % होता है, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम यहां पे बात करेंगे प्लॉट एरिया की। तो प्लॉट एरिया क्या हो जाएगा, टोटल एरिया ऑफ दी बिल्डिंग, बिल्डिंग का जो टोटल प्रपोज्ड एरिया है वो हमारा क्या हो गया, प्लॉट एरिया। ठीक है, जैसे कि हमारे पास पूरा प्लॉट आ गया इधर। अब ये पूरा ऐसा प्लॉट एरिया है, ये यहां से लेकर यहां तक, और इसमें यहां से लेकर यहां तक, ये हमारा टोटल प्लॉट हो गया बिल्डिंग का। इसमें अगर आपको दिख रहा है तो यहां पर इसमें स्विमिंग पूल आ गया, ठीक है, फिर ये हमारा एम्प्टी, ये ओपन एरिया आ गया, तो ये सेटबैक एरिया हो गया। फिर यहां पर ये सेटबैक एरिया हो गया साइड का, ये फ्रंट सेटबैक हो गया, ये साइड में हो गया। फिर यहाँ पे लिफ्ट है, फिर यहाँ पे आपका जो भी बैटरी वगैरह रखते हैं ऐसा स्टोर रूम है। फिर ये गार्डन एरिया है, ये भी ओपन एरिया में आएगा। अब आपको दिख रहा है जितना यहाँ पे ब्लैक ब्लैक जितना है, जो आपको दिख रहा है बाउंड्री, ये वाली बाउंड्री जिसको मैं रेड से बनाने जा रहा हूं, इस पोर्शन के अंदर हम यहां पर हमने हमारा सुपर स्ट्रक्चर ब्रिक वॉल बनाया। तो ये हमारा इफेक्टिव एरिया ऑफ कंस्ट्रक्शन है, मतलब ये प्लिंथ एरिया कहलाएगा। उसमें से दीवार को हटा देंगे तो वहां वहां टाइल्स आएगी, तो वो जो है वो सब कारपेट एरिया हो गया। ठीक है, और वहीं पर आपका इस तरह से बिल्टअप हो जाएगा। तो ये कई सारे अलग अलग कंडीशन है। अब आता है प्लिंथ एरिया। देखो प्लिंथ एरिया जो होता है उससे क्या बोलते हैं, उससे बोलते हैं इफेक्टिव एरिया या बिल्टअप एरिया। इफेक्टिव एरिया और बिल्टअप एरिया, जो इसके दो नाम है, ऑल्सो नोन एज बिल्टअप, और इसे कवर्ड एरिया भी कहा जाता है। और ये एरिया होता है इफेक्टिव कंस्ट्रक्शन का, जहां पे मेन कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। मतलब एक तो प्लॉट है, प्लॉट में से हमने गार्डन, वरांडा, कोर्टयार्ड और ओपन स्पेस छोड़ दिया, उसके बाद जो बचा वहां क्या होगी, हमारी बिल्डिंग होगी, वॉल्स होंगी, जहां मेन मकान बनाए, विच इज इफेक्टिव एरिया ऑफ कंस्ट्रक्शन, तो उसको प्लिंथ एरिया कहा जाता है। अब प्लिंथ एरिया पता करने के हमारे पास दो तरीके हो सकते हैं, या तो अगर हम प्लॉट में से ओपन एरिया को माइनस कर दें तो प्लिंथ आ जाएगा, या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है, हम जहां जहां फ्लोर एरिया है, जहां टाइल्स लग रही है, उसमें दीवार का भी एरिया जोड़ दें तो क्या आ जाएगा, प्लिंथ एरिया। राइट, जहां टाइल्स लगने वाली जो फ्लोर एरिया है उसमें वॉल का भी एरिया जोड़ दूंगा तो प्लिंथ, क्योंकि प्लिंथ में हम वॉल को इंक्लूड करते हैं। तो प्लिंथ एरिया मतलब क्या हो जाएगा, फ्लोर एरिया प्लस द एरिया ऑफ वॉल एट ईच प्लिंथ लेवल। मान लो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है तो उसमें अलग अलग फ्लोर है, तो हर फ्लोर का अलग अलग प्लिंथ होगा, तो सबका टोटल जोड़ना पड़ेगा, तो वो पूरे बिल्डिंग का टोटल प्लिंथ एरिया होगा। सिंगल स्टोरी मकान है तो एक ही प्लिंथ होगा, तो वहीं पर निकाल लो आप। पर अलग अलग फ्लोर हैं तो पहले फर्स्ट फ्लोर का प्लिंथ एरिया निकालो, दूसरे का निकालो, और सबको जोड़ो उस तरह से। वहीं पर
अगर हम टोटल प्लॉट में से कब ओपन एरिया माइनस कर दें तो भी हमारा क्या आ जाएगा, प्लिंथ एरिया। यानी प्लिंथ एरिया के नाम क्या है, दो नाम है, एक तो बिल्टअप या कवर्ड या इफेक्टिव एरिया ऑफ कंस्ट्रक्शन। दो फॉर्मूले, फ्लोर प्लस एरिया ऑफ वॉल या फिर टोटल प्लॉट माइनस ओपन स्पेस, ओपन एरिया। अगला पॉइंट यहां पर ध्यान आप ये रखिएगा कि एक टर्म आती है जैसे प्लिंथ एरिया का एक और नाम है बिल्टअप, एक और आती है सुपर बिल्टअप। ये सुपर बिल्टअप टर्म जो है आजकल चलती है। सुपर बिल्टअप वर्ड क्या होता है, सुपर बिल्टअप वर्ड क्या होता है, ये मल्टीज जो होती हैं, अपार्टमेंट होते हैं, ये यहां पर वर्ड यूज किया जाता है। और सुपर बिल्टअप का मतलब होता है जो आपका बिल्टअप है, जो आपका बिल्टअप एरिया है वो तो ठीक है, बट मल्टीज में आप जानते हैं कई बार जो आजकल मल्टीज बनती है उसमें नीचे पार्किंग की भी स्पेस दी जाती है, ठीक है। अब पहले के टाइम में क्या होता था कि मल्टी में पार्किंग तो है ही सही, ज्यादा इतनी गाड़ियां होती नहीं थी, और जो आपका अपार्टमेंट या मल्टी में जो आपका घर है, जहां आपका फ्लैट है, उसके सामने जो एक सर्कुलेशन स्पेस दे रखा है, मान लो एक फ्लोर पे 4 फ्लैट हैं, तो बीच में जो सर्कुलेशन स्पेस है वो भी आप लोग यूज करोगे, चारों लोग, और जो सीढ़ियां हैं वो भी आप लोग यूज करेंगे, वो तो पूरे मल्टी वाले यूज करेंगे। तो अब ऐसे कंडीशन में क्या होता है, आजकल मल्टी लेवल अपार्टमेंट कंस्ट्रक्शन काफी प्रीफर किया जा रहा है, जो भी हमारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज है वहां पर। और साथ में पार्किंग का बड़ा प्रॉब्लम रहता है, तो इसलिए आजकल बिल्डर क्या करते हैं, जब वो मकान बनाते हैं, फ्लैट सेल करते हैं, तो खाली जो प्लिंथ एरिया है, जितना फ्लैट उन्होंने लिया उतना पैसा चार्ज नहीं करते, उतना एरिया कंसीडर नहीं करते। वो साथ में ये भी कंसीडर करते हैं कि हमने जो सर्कुलेशन दिया वो 4 लोग यूज करेंगे, तो वो 1/4 कर देते हैं। तो आपका जो फ्लैट है उसका जो एरिया है, एरिया ऑफ वॉल प्लस फ्लोर ऑफ द फ्लैट प्लस कुछ 1/4 पोर्शन कॉरिडोर का आपके इसमें ऐड कर देंगे, और पार्किंग जितनी है उसमें मान लो 10 फ्लैट हैं तो 10 में बराबर बांट देंगे, तो 1/10 ऑफ द पार्किंग स्पेस, तो वो जो आएगा वो सुपर बिल्टअप कहलाता है। मतलब बिल्टअप एरिया प्लस 1/x ऑफ द सर्कुलेशन स्पेस जो उसने आपको अपार्टमेंट में दी है, प्लस 1/y जितने भी लोग हैं ऑफ पार्किंग, तो इससे मिलकर बनता है सुपर बिल्टअप। क्लियर है? तो ये जल्दी जनरली सुपर बिल्टअप वर्ड जो होता है कमर्शियल स्पेस में यू टर्म यूज की जाती है। नेक्स्ट आता है, तो प्लिंथ एरिया निकालते कैसे, इट इज द एरिया विच इज फाइंड आउट बाय टेकिंग एक्सटर्नल डायमेंशन ऑफ द वॉल्स और मेजर्ड आउट टू आउट। ये ध्यान रखना, जब भी प्लिंथ एरिया निकालेंगे, ये आपको डायग्राम दिख रहा है, तो हम यहां पर क्या लेंगे, ये तो हमारे पास जो दिख रहा है ये तो इन पोर्शन है, और जो यहां पर है ये भी इन पोर्शन है, बट ये आपका जो है इनटू इन है, ये फ्लोर एरिया है। जब हम प्लिंथ एरिया की बात करेंगे तो हम आउट टू आउट मेजर करेंगे, तो ये आउट टू आउट और ये भी आउट टू आउट। मतलब जब भी प्लिंथ एरिया निकालेंगे तो उसमें एरिया ऑफ वॉल इंक्लूडेड होता है, फ्लोर एरिया प्लस एरिया ऑफ वॉल, इसलिए कहां नापना पड़ेगा, आउट टू आउट नापना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि प्लिंथ एरिया कैसे मेजर करते हैं, बाय टेकिंग एक्सटर्नल डायमेंशन ऑफ द वॉल, दीवार के बाहरी विमाएं नापी जाएंगी, या फिर आउट टू आउट लेंथ मल्टीप्लाई बाय आउट टू आउट विड्थ से प्लिंथ एरिया आएगा। यहां पर एरिया ऑफ द वॉल एट ईच फ्लोर एक्सक्लूडिंग, ऐसा भी बोल सकते हैं, एक्सक्लूडिंग प्लिंथ ऑफसेट, जो एक्स्ट्रा कुछ मान लो हल्का सा पोर्शन निकल रहा है मकान का, थोड़ा सा बाहर निकल रहा है, जैसे मान लो हमने ये प्लिंथ बनाया, ये कुर्सी बनाई, ये प्लिंथ है, ठीक है, और इसमें ये हमारा यहां पे दीवार है, ऐसे हम किसी मकान का बैक साइड देख रहे हैं, तो इसमें हम ये डायमेंशन लेंगे, ये जो एक्स्ट्रा थोड़ा सा निकला हुआ है बाहर, थोड़ा सा हमें जगह छोड़कर 1-2 सेंटीमीटर हमने जगह छोड़कर दीवार उठाई, तो ये प्लिंथ ऑफसेट कहलाता है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाहर छोड़ देना। तो ये प्लिंथ ऑफसेट हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, प्लिंथ ऑफसेट, ये ध्यान रखना। हम जो सुपर स्ट्रक्चर ब्रिक वॉल है उसकी आउट टू आउट विड्थ और उसकी आउट टू आउट लेंथ जो होगी उनको मल्टीप्लाई करके प्लिंथ एरिया आएगा। सो एरिया ऑफ वॉल लेना है हर फ्लोर का, बट जो प्लिंथ ऑफसेट है उसको नहीं लेना है। अगर आपका जो प्लिंथ जहां है, प्लिंथ वॉल है, वहां पर जो आपने सुपर स्ट्रक्चर वॉल उठाई तो थोड़ी सी जगह छोड़ दी साइड में 1-2 सेंटीमीटर, बहुत मार्जिनल, वो प्लिंथ ऑफसेट होता है, वो इसमें कंसीडर नहीं करेंगे।
नेक्स्ट आता है इसमें क्या क्या इंक्लूड किया जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है एग्जाम में, 100 स्टार का पॉइंट है, तो इसको ध्यान से समझेंगे कि ये यहां पे क्या क्या इंक्लूड किया जाता है। पहला है शाफ्ट फॉर सैनिटेशन, ध्यान से समझना, मैं बोलते जा रहा हूं। शाफ्ट फॉर सैनिटेशन, वाटर सप्लाई इंस्टॉलेशन, फायर फाइटिंग, एयर कंडीशन, इसमें बहुत सारे पॉइंट आपको याद रखने पड़ेंगे। तो अगर कोई मकान में शाफ्ट है सैनिटेशन पर्पस के लिए, जैसे कई बार प्रॉपर वेंटिलेशन मिल पाए, तो जो बिल्डिंग होती है उसमें ऐसा बीच में शाफ्ट छोड़ देते हैं कहीं कोने में या बीच में, ताकि प्रॉपर एयर मिल पाए, तो शाफ्ट फॉर सैनिटेशन। वाटर सप्लाई के इंस्टॉलेशन के लिए कोई कुआं वगैरह बनाया, ट्यूबवेल बनाया, तो कोई पीछे कुआं है बिल्डिंग में, वो सब। फायर फाइटिंग के लिए कोई जगह है, एयर कंडीशनिंग रखने के लिए कोई जगह है, तो वो इंक्लूड करेंगे। स्टेयर केस जो होती है वो लेंगे प्लिंथ एरिया में। अगर ओपन वरांडा है, ओपन वरांडा विथ पैरापेट, पैरापेट मतलब छोटी सी दीवार, मान लो कि जो हमारा कोई ये ऐसा मकान है, ठीक है, इसमें समझना, सपोज मान लीजिए कि हम प्लान देख रहे हैं, हमारे पास ये बिल्डिंग है और ये इसमें हमारा सुपरस्ट्रक्चर वॉल है, ठीक है, और हमारा जो प्लॉट एरिया है वो तो ये है, ये हमारा प्लॉट एरिया है। अब ये तो ओपन स्पेस हो गया, यहां पर ये सब ओपन है, ये भी ओपन है, ये भी ओपन है, ये भी ओपन है। अब मान लो ये थोड़ा सा उठा हुआ है और ये जो है ये हमारा एक थोड़ा सा वरांडा हमने यहां पे बना रखा है, ठीक है, ऊपर की तरफ ये दरवाजा है यहां पर मेन, और दरवाजा जो खुलता है तो वहां थोड़ा सा एलिवेटेड वरांडा है। अब उस वरांडे में मान लो यहां पर एक हमने छोटी सी दीवार बना रखी है, वॉल बना रखी है, कि वहां पर शाम के समय ऐसे बैठकर वो ऐसे उसको खोल के बाहर ऐसे, यहां गार्डन है इधर आस पास। अब ये वरांडा है और इसमें बाउंड्री वॉल है, ठीक है, तो उसको भी हम इंक्लूड करेंगे, बट उसमें भी दो कंडीशन है। अगर उसके ऊपर वो जो वरांडा है, उस वरांडा की स्पेस में ऊपर से अगर कोई कैंटिलीवर प्रोजेक्शन आ रहा है, ऊपर कोई छत डली हुई है उसके ऊपर, इफ द पोर्शन इज प्रोटेक्टेड बाय प्रोजेक्शन अबाव, तो उसको 100% एरिया इंक्लूड करेंगे प्लिंथ में। अगर अनप्रोटेक्टेड है, अगर उसके ऊपर स्लैब नहीं है, छत नहीं है, कोई ऐसा छज्जा नहीं निकल रहा है, तो उसका 50% एरिया ही उसमें लिया जाएगा। मतलब शाफ्ट लेना है, स्टेयर केस लेना है, और अगर वरांडा है विद पैरापेट कहीं पर भी और ऊपर छत है तो 100% लेंगे, और नहीं है तो 50% लेंगे। अगला है एरिया ऑफ एल्कोव। अब एल्कोव क्या होता है? एल्कोव आपने देखा हुआ बिल्डिंग के अंदर जो भी रूम वगैरह होते हैं उसमें ऐसा कोई एक छोटा सा ऐसा, आप इसको कई बार जैसे पुराने टाइम में लालटेन वगैरह रखने के लिए ऐसा अंदर दीवार के अंदर कोई अंदर इनवर्ड प्रोजेक्शन बनाते हैं, कोई डिजाइन पैटर्न बना दिया, यहां पे सामान रख सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा तान बोलते हैं हिंदी में, आपके लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, जैसे रूम होता है तो रूम में स्लेब ऐसे ही निकाल देते हैं, उस पर सामान वगैरह रख देते हैं ऊपर की तरफ, उसको तान वगैरह बोलते हैं। स्टोरेज पर्पस के लिए यूज करते हैं, आगे पर्दा वर्दा लगा देते हैं, ऐसा करते हैं ना लोकल लेवल पर, तो वो एल्कोव कहलाता है ना। तो अब एल्कोव के अंदर भी कंडीशन है कि जो एल्कोव है अगर उसकी जो हाइट है वो 1 मीटर से कम है, ये जो हाइट है एल्कोव की अगर ये 1 मीटर से कम है, तो उसका जितना एरिया है, जितना भी एरिया यहां पे होगा वो प्लिंथ में 25% लिया जाएगा। अगर 1 मीटर से 2 मीटर हाइट की एल्कोव है, बड़ा सा है, तो 50% लेंगे, और 2 से भी ज्यादा मीटर का ऐसा एल्कोव है तो फिर 100% उसका एरिया लिया जाएगा। तो वहां ज्यादा सामान हम यूज कर रहे हैं। मतलब पहला एक तो शाफ्ट, फिर स्टेयर केस इंक्लूड करेंगे, फिर अगर वरांडा है और ऊपर छत है तो 100%, नहीं है तो 50%। एल्कोव की हाइट 1 मीटर से कम है तो 25, 1 से 2 है तो 50, और 2 से ज्यादा है तो फिर 100%। नेक्स्ट अगला देखते हैं क्या क्या चीजें प्लिंथ में इंक्लूड नहीं की जाती, प्लिंथ एरिया में क्या क्या नहीं लेंगे। जैसे पहला एरिया ऑफ द लॉफ्ट। लॉफ्ट का मतलब है कोई भी ऐसा बीच में कोई ऐसा एक बीच में कोई आपका वरांडा आ रहा है, वरांडा बीच में, तो उसको लॉफ्ट बोलेंगे। लॉबी वगैरह जो होती है। एरिया ऑफ आर्किटेक्चरल लैंड और कॉर्निस। आर्किटेक्चरल लैंड मतलब कोई गार्डन वगैरह है, आप कोई सब्जी कहीं पे उगा रहे हैं
कॉर्निस वगैरह, कॉर्निस मतलब कोई आपने दीवार के बाहर जो मेन बिल्डिंग है उसके बाहर कोई आर्किटेक्चरल वर्क किया हुआ है, ऑर्नामेंटल वर्क, साज सजावट के लिए, तो वो इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। एरिया ऑफ वर्टिकल सन ब्रेकर, अगर मान लो कि आपने घर के बाहर कोई ऐसी दीवार बना रखी है जो आपके सन की रेस को डायरेक्ट बिल्डिंग में आने से रोके, तो उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। एरिया ऑफ ओपन प्लेटफॉर्म, कोई भी स्पेस हो जो पूरी ओपन हो, पूरी ओपन, जैसे कोर्टयार्ड, वरांडा, इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। टेरेस मतलब छत को इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर कोई छत ऐसी है या ऐसी स्टेयरकेस जो सर्विस के लिए यूज कर रहे हैं, एक्स्ट्रा स्टेयरकेस, जैसे कई बार मॉल वगैरह में होती है सर्विस वाली कि लिफ्ट खराब हो जाए तो ये सर्विस स्टेयरकेस है, ऐसी चीजें, या ओपन स्टेयरकेस, ऐसी स्टेयरकेस जो पूरी खुली है। बिल्डिंग के बाजू में कई बार ऐसा होता है छत पर ऐसी घुमावदार स्पाइरल लोहे की स्टेयरकेस लगा देते हैं, वो इंक्लूड नहीं करेंगे। एरिया ऑफ मम्टी, मशीन रूम, टावर्स और डोम लाइक स्ट्रक्चर टेरेस, टेरेस पर अगर आपने पानी की टंकी के लिए कोई रूम बनाया, मशीन मोटर वगैरह रखने के लिए कोई रूम बनाया, टावर्स बनाए, इलेक्ट्रिक टावर वगैरह। मम्टी, मम्टी का मतलब है छत पर ऐसा एक कोई रूम बनाना, ये छत है आपकी बिल्डिंग की, इसके ऊपर ऐसा कोई रूम बनाना, इसको बोलते हैं मम्टी। तो मम्टी को इंक्लूड नहीं करेंगे। यहां पर अंदर हमारी स्टेयर्स आ रही हैं और इसके ऊपर ऐसा ये रूम बना हुआ है। कोर्टयार्ड या वरांडा, तो ये सब इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो फिर से एक बार देखते हैं। एरिया ऑफ लाफ्ट मतलब वही वरांडा, कोर्टयार्ड, आर्किटेक्चरल लैंड एंड कॉर्निस, वर्टिकल सन ब्रेकर, ओपन प्लेटफॉर्म, टेरेस, ओपन स्टेयरकेस, सर्विस स्टेयरकेस, और एरिया ऑफ मम्टी। मेन इसमें आप ये याद रखना, एरिया ऑफ मम्टी का पूछते हैं और कोर्टयार्ड वरांडा भी पूछते हैं, ये दो का मेन याद रखना। तो ये था हमारा प्लिंथ एरिया। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। प्लिंथ एरिया का क्या है, दो नाम है। पहला, एक तो इसका नाम है बिल्ट अप एरिया और कवर्ड एरिया। इट इज एरिया ऑफ इफेक्टिव कंस्ट्रक्शन, दो फॉर्मूले, टोटल प्लॉट एरिया माइनस ओपन एरिया, और दूसरा है एरिया ऑफ वॉल प्लस फ्लोर एरिया। इसको निकालने के लिए आउट टू आउट डायमेंशन लेते हैं और इसमें हम एरिया ऑफ वॉल को इंक्लूड करते हैं, ठीक है। और यहां पर हर फ्लोर का अलग अलग निकाला जाएगा और इसमें यहां पर हम स्टेयरकेस को इंक्लूड करते हैं। और अगर आपका कोई वरांडा है जिसके ऊपर छत है तो 100%, नहीं है तो 50%, और अगर एल्कोव है, कोई ऐसा आपने तान बना रखी है दीवार में, तो अगर उसकी हाइट 1 मीटर तक है तो 25%, 1 से 2 50, और 2 से अधिक है तो 100%। कोर्टयार्ड वरांडा इंक्लूड नहीं करेंगे, छत पर छत को नहीं लेंगे, स्टेयरकेस, सर्विस स्टेयरकेस या ओपन स्टेयरकेस नहीं लेंगे, मम्टी, टावर लाइक स्ट्रक्चर नहीं लेंगे। अब आता है हमारे पास फ्लोर एरिया। फ्लोर एरिया हमारे पास क्या होता है, तो इसमें हम समझते हैं। अच्छा, इसको पहले समझने से पहले एक चीज और मैं आपको यहां पे बता दूं। हमारे पास ये है, जैसे कि एक होता है यहां पर PAR, PAR होता है प्लिंथ एरिया रेशो। तो प्लिंथ एरिया रेशो क्या होता है, जैसे अगर मान लो कि आपकी अलग अलग बिल्डिंग है, मतलब मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, तो जो प्लिंथ एरिया होता है वो हर फ्लोर का निकाला जाएगा। तो यहां पर प्लिंथ एरिया रेशो PAR का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सम ऑफ प्लिंथ एरिया ऑफ ईच फ्लोर, हर फ्लोर का प्लिंथ एरिया लेना है, और डिवाइडेड बाय यहां पर आ जाएगा प्लॉट एरिया। अगर हर फ्लोर का हमने प्लिंथ एरिया निकाला और प्लॉट से डिवाइड करा तो उसे प्लिंथ एरिया रेशो बोलते हैं। अब इसमें दो बातें हैं। अगर सिंगल स्टोरी मकान है तो सिंगल स्टोरी मकान में ऑब्वियस सी बात है प्लिंथ एरिया कम होगा या बराबर होगा। भाई कई बार होता है छोटा छोटा अगर प्लॉट साइज है तो वहां ओपन स्पेस नहीं देते हैं। अब किसी का 600 स्क्वायर फीट का ही प्लॉट है तो वो क्या ओपन स्पेस देगा। तो ऐसे में जो प्लिंथ एरिया रेशो होता है वो 1 से कम या बराबर होगा। बट अगर सपोज मान लीजिए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है तो वहां पे जो प्लिंथ एरिया रेशो होगा वो 1 से ज्यादा होगा। नेक्स्ट इसमें आते हैं फ्लोर एरिया में। इट इज दी प्लिंथ एरिया एक्सक्लूडिंग दी वॉल। जैसे हमारे पास ये बिल्डिंग है तो इस बिल्डिंग में ये इतना दीवार का है, आसपास वॉल भी आएंगी, रिमेनिंग जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये हमारा कहलाएगा फ्लोर एरिया। क्या कहलाएगा? फ्लोर एरिया। जहां पे टाइल्स आएंगी, मतलब दीवार को हटा दो, दीवार को हटा दो,
प्लिंथ एरिया में से अगर हम वॉल का एरिया माइनस कर दें, प्लिंथ एरिया माइनस एरिया ऑफ वॉल, तो फ्लोर एरिया आ जाएगा। अब फ्लोर एरिया भी हर फ्लोर का निकालेंगे, तो यहां पर भी एक टर्म आएगी FAR, फ्लोर एरिया रेशो। तो फ्लोर एरिया रेशो क्या होता है? सम ऑफ फ्लोर एरिया ऑफ ऑल फ्लोर्स डिवाइडेड बाय द प्लॉट एरिया। अब अगर सिंगल स्टोरी मकान है तो फ्लोर एरिया या तो टोटल प्लॉट के बराबर होगा या कम ही होगा ऑलवेज। तो फ्लोर एरिया रेशो सिंगल स्टोरी के लिए 1 से कम होगा, और ये तो कम ही होगा क्योंकि इसमें एरिया ऑफ वॉल तो आना ही नहीं है, तो हर बार ही कम होना है। भले अगर हमने ओपन स्पेस भी नहीं दिया तब भी प्लिंथ एरिया प्लॉट के बराबर हो सकता है जब ओपन ना दें, बट यहां तो एरिया ऑफ वॉल माइनस करनी तो कम ही हो जाएगा, तो हमेशा कम होगा। और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है तो फ्लोर एरिया रेशो हमेशा 1 से बड़ा होगा। क्लियर है यहां तक? अगला इसमें ध्यान रखना है, फ्लोर एरिया ये रेशो नहीं है, ये है रेट। कई बार ऐसा होता है कि ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं कि जब भी कंस्ट्रक्शन करेंगे तो हमने मान लो फर्स्ट फ्लोर कंस्ट्रक्ट किया, ये पहला फ्लोर है और ये हमारा मान लो थर्ड फ्लोर है, तो हमें कहां पे ज्यादा पैसे लगेंगे? फर्स्ट फ्लोर को बनाने में ज्यादा पैसे लगेंगे या थर्ड फ्लोर को बनाने में ज्यादा लगेंगे? तो इसका जनरली आंसर आपको ध्यान रखना है, जो फ्लोर एरिया रेट होता है फर्स्ट फ्लोर का वो ज्यादा होगा सेकंड फ्लोर से। ऐसा रीजन क्या है? इसका रीजन ऐसे मत समझना आप कि यहां फर्स्ट फ्लोर में हाइट कम होगी तो थर्ड फ्लोर में सामान चढ़ाने के लिए ज्यादा पैसे लग जाएंगे, उन चीजों को हम कांस्टेंट मान के चलेंगे। इसका मेन रीजन ये है कि जैसे हम ऊपर जाते हैं, जो हमारा ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, तो उसमें हम वरांडा वगैरह ट्यूबवेल ये सब खर्चे भी आ जाते हैं, अदर चीजें, और पूरा फाउंडेशन डालते हैं, सब स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसका पैसा भी आता है। बट अब जब सेकंड फ्लोर पे जाएंगे तो वहां पर तो ऑलरेडी हमें बेस मिला हुआ है ना, टेरेस तो बनी है फर्स्ट की, उसके ऊपर ही मकान बनाना है, ऊपर ही सेकंड फ्लोर बनेगा, और उसमें भी पूरा कवर नहीं करते हैं, कई बार बालकनी छोड़ देते हैं, तो थोड़ा सा स्पेस कम हो जाता है, तो उसका जो रेट है वो थोड़ा सा आपका कम हो जाएगा रिलेटिवली। तो फ्लोर एरिया जो रेट होता है वो क्योंकि पहले फ्लोर में सब स्ट्रक्चर, फाउंडेशन वर्क, ट्यूबवेल, ये सारी चीजें, पैरापेट वॉल, बाउंड्री, वो सब फर्स्ट फ्लोर में कंसीडर होगी, तो सेकंड फ्लोर का जो रेट है वो कम हो जाएगा। ऐसे सेकंड का रेट ज्यादा होगा, थर्ड का कम होगा, एंड सो ऑन। अगला है कारपेट एरिया। देखो कारपेट एरिया क्या चीज होती है? अब फ्लोर एरिया हो गया, फ्लोर एरिया में क्या है समझ में आ गया सब कुछ, मतलब किचन भी आ गया, वॉशरूम भी आ गया, बाथरूम भी आ गया, मतलब समझना, जैसे हमारा फ्लोर एरिया है तो फ्लोर एरिया में क्या क्या चीजें आ गई? फ्लोर एरिया के अंदर हमारे पास किचन आ गया, किचन के बाद बाथरूम आ गया, अब बाथरूम के बाद मान लो हमारे पास स्टोर रूम आ गया, फिर उसके बाद हमारा सर्कुलेशन स्पेस आ गया, ठीक है, ये सब आ गया, प्लस हमारा ड्राइंग रूम आ गया, प्लस हमारे बेडरूम आ गए। अब आप मुझे बताओ, क्या आप किचन में कारपेट लगाओगे? कारपेट जानते हो ना, कारपेट, क्या किचन में कारपेट आएगा? कारपेट का जब मेहमान वगैरह आते हो, गेस्ट वगैरह आते हो, जिसको हम दिखाएं, अच्छे से प्रेजेंट करें, तो आप मुझे बताइए क्या आप किचन में कारपेट लगाओगे? नहीं। बाथरूम में? नहीं। वॉशरूम में? नहीं। स्टोर रूम में? नहीं। दो रूम के बीच का जो सर्कुलेशन स्पेस है उसमें? नहीं। सीढ़ियों पे? नहीं। क्या आप बाथरूम में सो जाते हो? नहीं। वॉशरूम में? नहीं। किचन में सोते हो? नहीं। स्टोर रूम में? नहीं। सो सकते हैं, बात की बात है, यूज करते हैं, उसका पर्पस वो है क्या? नहीं। क्या ड्राइंग रूम यानी हॉल में आप सो सकते हो? हाँ। क्या बेडरूम में आपका बेडरूम का पर्पस सोने के लिए? हाँ बिल्कुल है। तो कहने का ये मतलब है कि जिसको हम यूज करें वो सब, यानी ड्राइंग रूम, बेडरूम, ये सब आते हैं कारपेट में। कारपेट का एक और नाम है यूजेबल, जिसको यूज करें, जहां रहें, लीवेबल, लीटेबल। लीटेबल का मतलब है जहां पे हम लेट पाए, सो पाए, ऐसा मजाक कर रहा हूं, लीटेबल भी इसको बोलते हैं। यूजेबल का सिनोनिम वर्ड है, यूजेबल, लीटेबल, लीवेबल और कारपेट, चार नाम है, एक ही चीज है। क्या क्या? कारपेट, यूजेबल, लीटेबल, लीवेबल। यहां पर हम ये एक सिंपल सा बोल सकते हैं यूजफुल एरिया है किसी भी रूम का हर फ्लोर पर, और यहां पर इन टू इन नापेंगे दीवार के बीच में, वो तो फ्लोर एरिया के अंदर भी करते हैं। एग्जाम्पल बेडरूम, हॉल, ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम एक्सेट्रा। डाइनिंग रूम को वैसे तो खाने के लिए यूज कर सकते हैं, बट ठीक है, कई बार कुछ जो घर पे जो सर्विस स्टाफ होता है उनको उसके लिए यूज कर सकते हैं।
इसमें क्या क्या इंक्लूड नहीं करेंगे? किचन, स्टोर रूम, बाथरूम, लेवेटरी, सर्कुलेशन स्पेस, एनी शाफ्ट, वरांडा, कोर्टयार्ड। जो प्लिंथ में नहीं है वो तो यहां आएगा ही नहीं। जो फ्लोर में नहीं है मतलब एरिया ऑफ वॉल, वो भी यहां नहीं आएगा। अब यहां रूम्स बच जाते हैं और सर्कुलेशन बच जाता है, तो सिर्फ ड्राइंग रूम, हॉल, बेडरूम यही इसमें आएगा, बाकी चीजें इसमें नहीं आएंगी। जहां हम कारपेट बिछा पाए, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट आते हैं, प्लिंथ एरिया कितना होता है कारपेट एरिया का, ये पूछ सकते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है प्लिंथ एरिया ज्यादा होगा और कारपेट एरिया, क्योंकि कारपेट एरिया में सिर्फ बेडरूम, ड्राइंग रूम ये आ रहा है और प्लिंथ में सब आ रहा है। तो प्लिंथ एरिया जनरली कारपेट से 10 से 15% ज्यादा होता है। ये क्वेश्चन पूछते हैं, ध्यान रखना, 500 स्टार। अगला, कारपेट एरिया कितना होता है? पब्लिक बिल्डिंग है तो वहां पे ऐसे किचन विचन ड्राइंग नहीं होता, पब्लिक बिल्डिंग में तो बस रूम्स होते हैं यूज करने के लिए, कोई भी गवर्नमेंट, तो वहां पे प्लॉट एरिया जो है उसका थोड़ा ज्यादा होगा, ऐसे याद रखना, 60 से 75%, 60 to 75%। कहां पे? पब्लिक बिल्डिंग में। रेसिडेंशियल में ये अदर तामझाम, किचन, बाथरूम, वॉशरूम, ये सब बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए 50 से 60% होगा। मतलब 50 to 60 एंड 60 to 75। पब्लिक में थोड़ा ज्यादा होगा क्योंकि वहां एक किचन विचन सब इतना सारा नहीं होता, रेसिडेंशियल बिल्डिंग में होगा, इसलिए 50 to 60%। नेक्स्ट, सेटबैक एरिया, ये क्या है? मिनिमम ओपन स्पेस रिक्वायर्ड अराउंड एनी बिल्डिंग। और इसमें ध्यान रखना, जो आपका साइड में ओपन स्पेस है उसकी जो विड्थ है और जो फ्रंट है और जो रियर है, तो जनरल कन्वेंशन ये होता है कि जो विड्थ होती है इसकी लंबाई, तो जो भी प्लॉट है उसके बराबर होगी। जो यहां पर विड्थ होती है, रियर मतलब बैक साइड, तो ये जनरली 2 मीटर होता है, फ्रंट जनरली 3 मीटर होता है और साइड का जनरली 1 मीटर होता है। ऐसा बिल्डिंग बाय लॉज बोलते हैं। साइड में कम से कम 1 मीटर जगह होनी चाहिए, पीछे की तरफ 2 मीटर और सामने की तरफ 3 मीटर, तो एक बहुत अच्छा एस्थेटिक बनता है। नेक्स्ट, सर्कुलेशन एरिया। सर्कुलेशन एरिया क्या है? वह एरिया, वह स्पेस जो एक रूम से दूसरे रूम या एक फ्लोर से दूसरे रूम फ्लोर में जाने में हमें हेल्प करे। तो इसमें दो आ जाते हैं, एक आ जाता है हमारा वर्टिकल सर्कुलेशन स्पेस और एक आ जाता है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल में क्या आ जाएगा? जो भी हमारे पास कॉरिडोर होंगे जहां पे हम एक रूम से दूसरे रूम में एक ही फ्लोर में मूव कर रहे हैं और एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर, जैसे कि लिफ्ट, जैसे कि स्टेयरकेस और जैसे कि एस्केलेटर, लिफ्ट, ये सब वर्टिकल सर्कुलेशन स्पेस में आता है। ठीक है, तो ये सब इसमें आ जाएगा। कितना होता है? वर्टिकल सर्कुलेशन एरिया लगभग प्लॉट एरिया का 4 से 5% होता है। ध्यान रखना, 600 स्टार वाली बात बोल रहा हूं। हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन स्पेस, वरांडा, कॉरिडोर, ये 10 से 15% होता है। पहला हमने याद करा, प्लिंथ एरिया कारपेट से 10 से 15% ज्यादा होगा। कारपेट एरिया रेसिडेंशियल बिल्डिंग में 50 से 60, 50 to 60%, और पब्लिक बिल्डिंग में 60 to 75%। वर्टिकल सर्कुलेशन एरिया 4 से 5 और ये 10 से 15। नेक्स्ट, एक और क्वेश्चन कई बार पूछते हैं कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई एक रूम है, ये रूम है, ठीक है, ये ऐसा हमारे पास एक रूम है, तो इस रूम में अगर हम एक विंडो दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? विंडो। तो विंडो का मिनिमम एरिया क्या होना चाहिए? तो इसका एक नियम है कि अगर मान लो ये जो आपके पास यहां पर रूम है पूरा, इस रूम का जो वॉल्यूम है वो जितना भी है, तो हर 30 क्यूबिक मीटर के लिए, हर 30 क्यूबिक मीटर के लिए कम से कम 1 मीटर स्क्वायर का तो एरिया होना चाहिए विंडो का। ये विंडो को प्रोवाइड करने का प्रावधान है। So area of window should be at least 1 meter square for every 30 cubic meter volume of, ये को एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखना। एरिया ऑफ विंडो जनरली कितना होता है? जितना भी फ्लोर एरिया है उसका 10 से 20% होना चाहिए, और पब्लिक बिल्डिंग के लिए 20%। पब्लिक बिल्डिंग में मास गैदरिंग होती है तो वहां पे थोड़ा विंडो ज्यादा चाहिए, तो इसलिए 20%, और रेसिडेंशियल में 10 से 20। और ये जो रेंज हो गई 10 से 20 और 20 से 30। और अगली चीज, एक नॉर्मल रूम में कितना होना चाहिए कम से कम? तो 30 क्यूबिक मीटर का वॉल्यूम है तो 1 मीटर स्क्वायर, 20 है तो उसको 2/3 कर देंगे। अगर 60 मीटर क्यूब है वॉल्यूम रूम का तो 2 मीटर स्क्वायर, 90 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम है तो 3 मीटर स्क्वायर कम से कम एरिया होना चाहिए विंडो का।
ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आई होप कि बच्चों आपको ये समझ में आया होगा पॉइंट, और हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरिया यहां पे डिस्कस किए। तो आज के सेशन को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट अगला हमारा यूनिट नंबर 2 फुलफिल यहां पर कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे मेथड्स ऑफ बिल्डिंग एस्टीमेट, मतलब जब बिल्डिंग का एस्टीमेट करते हैं तो क्वांटिटी एस्टीमेट जब करना है बिल्डिंग का, तो हम दो मेथड यूज करते हैं, सेंटर लाइन एंड लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल। तो उनके बारे में हम अगले सेशन में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। अगर इसी तरह से आप डिटेल पढ़ना चाहते हैं टेक्निकल नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स मेरी टीम के साथ, तो सार्थक बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर सभी एग्जाम फोकस करना चाहते हैं तो विजय बैच, नॉन टेक सब्जेक्ट्स के लिए नॉन टेक्निकल महापेक और एसएससीजे की डिफरेंट टेस्ट सीरीज भी एसी प्लस एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। डाउनलोड करें और चेकआउट करें डिफरेंट टेस्ट सीरीज। अगर इस सेशन का पीडीएफ आप चाहते हैं तो एसी प्लस ऐप एंड वाईटी डिस्कशन चैनल को आप ज्वाइन करें, पब्लिक चैनल है, नाम पुट करते से टेलीग्राम में मिल जाएगा, उसको सब्सक्राइब करें। एसी वाईटी पे आने वाले सभी सेशन का अपडेट्स लें, और यहाँ पे आपको सारी पीडीएफ भी अवेलेबल मिलेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।